हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस दूसरी क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हम आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि संप्रदाय वर्ड से क्या तात्पर्य है, आखिर में हम संप्रदाय से क्या समझते हैं और साइकोलॉजी में संप्रदाय वर्ड की क्या सार्थकता है, उसका क्या यूज है। तो संप्रदाय, आप आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि संप्रदाय एक ऐसा वर्ड था, एक ऐसा वर्ड है जिसे हम धर्म से जोड़कर देखते हैं ज्यादातर। जैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, जैसे जैन संप्रदाय हो गया, बौद्ध संप्रदाय हो गया, या पारसी संप्रदाय हो गया, हिंदू संप्रदाय हो गया, मुस्लिम संप्रदाय हो गया, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो संप्रदाय में होता क्या है आखिर में? जैसे मान लीजिए जैन संप्रदाय है, तो जैन संप्रदाय में क्या होता है? संप्रदाय मतलब एक लोगों का एक ऐसा समूह होता है जहां पर किसी एक विचारधारा के प्रति सब सम्मान रखते हैं और उसी विचारधारा को अपनाते हैं। उसी विचारधारा के अनुसार ही जो नियम और कानून बनते हैं उनका वो अक्षरशः पालन करते हैं। ये वर्ड संप्रदाय इसी से संबंधित है कि संप्रदाय यानी एक विचारधारा जिसे हम कोई भी नाम दे देते हैं और फिर हम उस विचारधारा से संबंधित सारी चीजों को अपनाते हैं, समझते हैं और उन्हीं के अनुसार जीवन जीते हैं। जैसे एक जैन संप्रदाय से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसको मानेगा? वो महावीर को अपना इष्ट मानता है और उनके बताए गए रास्तों पर चलता है। जैसे बौद्ध संप्रदाय, तो वो गौतम बुद्ध को अपना प्रवर्तक मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं और उन्हीं के बताए गए रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। तो वो उनके जो विचार हैं, गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, वो उनको अक्षरशः अपना लेते हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, मनोविज्ञान में भी जो संप्रदाय आए, जैसे इसमें कुछ संप्रदाय दिए हुए हैं, इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। एक बार हम पहले इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय हैं। जैसा संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? संरचनावाद, तो संरचनावाद की जो स्थापना हुई, उसके जो संस्थापक थे वो थे टिचनर और विलियम वुंट। इन दोनों ने मिलकर संरचनावाद की स्थापना की। अब संरचनावाद संप्रदाय से क्या संबंध है? यानी संरचनावाद का यह मानना था कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होनी चाहिए, संरचनावाद का यह मानना था कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? चेतना की अनुभूति। यानी चेतना की अनुभूति ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु होनी चाहिए। और मनोविज्ञान में चेतना की, मानव के या प्राणी के चेतना की जो अनुभूति है, जो फीलिंग्स है, उसी पर अध्ययन करना चाहिए, उसी पर फोकस करना चाहिए। ये इनका मानना था इस संप्रदाय का। तो अब ये देखते हैं कि इस संप्रदाय से जुड़े जो भी लोग थे, जिससे वो एडवर्ड टिश्नर रहे हो, उसके पहले विलियम वुंट रहे हो, या उसके आने वाले लोग, वो सब क्या थे? जो भी इस संप्रदाय को मानते थे, जो भी इस विचारधारा को मानते थे कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की अनुभूति का अध्ययन है, तो वो क्या था? वो सब एक तरीके से इस विचारधारा के समर्थक थे। इसी तरीके से अन्य संप्रदाय भी है, प्रकार्यवाद, जिसमें बताया गया कि चेतना की अनुभूति की जगह पर इन्होंने चेतना के उपयोगिता को बताया। अब इसका मतलब कि जो लोग चेतना की अनुभूति को ना मानकर चेतना की उपयोगिता को मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानते हैं, वो ऑलरेडी इस संप्रदाय से जुड़ गए, समझ लीजिए। जैसे आप में से ही, अगर हम में से ही कोई मानता है कि चेतना की अनुभूति नहीं, चेतना की उपयोगिता होनी चाहिए, तो यानी क्या है? यानी हम इस संप्रदाय से जुड़ गए हैं। इस संप्रदाय की जो विचारधारा है प्रकार्यवाद की, वो विचारधारा को हम अपना रहे हैं, मान रहे हैं, यानी हम उस संप्रदाय के एक समर्थक हैं। तो संप्रदाय समझ में आया होगा आपको कि संप्रदाय वर्ड या स्कूल्स जो एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा को सब अपनाते हैं और जो लोग उससे जुड़े होते हैं वो उसी विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही व्यवहारवाद की स्थापना की वाटसन ने बताया कि व्यवहार ही सब कुछ होता है।
व्यवहार दिखता है, व्यवहार को माप सकते हैं, तो व्यवहार को ही उन्होंने सब कुछ मान दिया। मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार ही होगी और व्यवहार ही सबसे प्रमुख है। तो यानी इनका जो विचारधारा था वो था कि व्यवहार ही मेन है। तो यानी इनके संप्रदाय से जो जुड़े लोग थे, मतलब व्यवहारवाद, उसमें क्या मानना था, जिस मान लीजिए आप में से कोई मान रहा है कि नहीं व्यवहार ही वाटसन की बात सही है कि व्यवहार को हम देख सकते हैं, व्यवहार को हम माप सकते हैं, तो यानी मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो व्यवहार होना चाहिए। यानी आप किस संप्रदाय के समर्थक हो गए, आप व्यवहारवाद के समर्थक हो गए। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। इसी प्रकार से मनोविश्लेषण, जिसमें फ्रायड ने बताया अचेतन मन को, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि अचेतन मन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर काम के लिए, तो इन्होंने फ्रायड ने इसको बताया। और अब जो भी लोग अचेतन मन को मानते होंगे, उस पर विश्वास करते होंगे कि अचेतन मन ही सब कुछ है, तो यानी वो इस संप्रदाय से जुड़े हैं। या जो लोग फ्रायड को मानते हैं, फ्रायड से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग इस संप्रदाय की विचारधारा को अपनाएंगे। इसी प्रकार से गेस्टाल्टवाद है। इन सब की हम आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बट एक बार फिर से हम ब्रीफ में एक बार अब तक यहां तक देख लेते हैं कि संप्रदाय क्या है। संप्रदाय यानी एक विचारधारा, जिस विचारधारा को उस संप्रदाय से जुड़े लोग अपनाते हैं और उस विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं और उसी विचारधारा के अनुसार लोगों को मोटिवेट करते हैं। मतलब जैसे मैं अगर व्यवहारवाद का समर्थक हूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे भी बताऊंगा कि हाँ नहीं व्यवहार ही सब कुछ है, व्यवहार को ही मानिए। तो यानी संप्रदाय में क्या होता है कि संप्रदाय में एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा से जुड़े लोग उस संप्रदाय से ऑलरेडी अपने आप ही जुड़ जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो लोग उस संप्रदाय से जुड़े हैं वो उस विचारधारा को भी मानेंगे। यहां तक समझ में आया। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संरचनावाद क्या है। तो बात करते हैं हम संरचनावाद की। तो संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म, इसकी बात करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन विलियम वुंट के बारे में लेते हैं। विलियम वुंट, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है और जिनका पूरा नाम विलियम मैक्समिलियन वुंट है, वो जो उनका अध्ययन का क्षेत्र था, उन्होंने मानव के मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन किया। मानव के मस्तिष्क की जो संरचना है उस पर, मतलब ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर इन्होंने वर्क किया, उस स्ट्रक्चर की इन्होंने स्टडी की। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी जो काफी फेमस रही। पहली बुक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सेंसरी परसेप्शन, जो कि लिखा इन्होंने 1862 में। दूसरी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसे इन्होंने 1873 में पब्लिश करवाया। इससे पहले की एक घटना और हम देखेंगे कि 1873 से पहले 1871 में विलियम वुंट को जर्मनी के लिप्जिग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, किस लिए जानते हैं, जिसे हम, जहां पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई। कहां पर? जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। तो उसी यूनिवर्सिटी में 1871 में, कब? 1871 में विलियम वुंट को दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया। वहां पे उनको एक प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। किसका? दर्शन शास्त्र विभाग का। कब? 1879 में। और कहां पर? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद इन्होंने फिर 1873 में वहीं लिप्जिग यूनिवर्सिटी में रहते हुए आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखा, जो कि काफी फेमस रहा। और इसके बाद इन्होंने 1879 में, जो कि आप सभी लोग जान गए हैं अब तक, कि 1879 में ही इन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, जिसके बाद मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि संरचनावाद, जिसकी स्थापना हम प्रमुख संस्थापक के रूप में एडवर्ड टिश्नर को जानते हैं। एडवर्ड टिश्नर, जो कि विलियम वुंट के अंडर में रहकर उनके
एक स्टूडेंट के रूप में काफी समय तक इन्होंने कार्य किया और उसके बाद एडवर्ड टिश्नर ने ही संरचनावाद की स्थापना की। मुख्य संस्थापक एडवर्ड टिश्नर को ही माना जाता है, बट कई जगह विलियम वुंट और एडवर्ड टिश्नर दोनों को एक साथ माना जाता है। तो एडवर्ड टिश्नर ही प्रमुख थे और एडवर्ड टिश्नर और विलियम वुंट का यह मानना था कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होगी, जिसमें हम मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, वह होगा चेतना की अनुभूति। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम चेतना की अनुभूति का अध्ययन करेंगे। अब चेतना की अनुभूति क्या होती है, इससे पहले एक बार हम ये जान लें कि चेतना क्या होती है। चेतना, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं कि हम, और एक इसका अगर इन जनरल वर्ड देखें तो इसे हम कह सकते हैं अवेयरनेस। चेतना यानी अवेयरनेस या जागरूकता। जैसे आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मेरी वॉइस आप तक जा रही है और आप मेरे प्रति एक चेतन अवस्था में हैं। चेतन अवस्था का मतलब कि आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, आवाजें आ रही हैं, उनके प्रति आप कितने जागरूक हैं और वो आपके सेंसस के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं और आपका रिस्पॉन्स क्या है। मतलब इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि चेतना क्या है। चेतना एक जागरूक अवस्था है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं और उसके प्रति हम अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं कि हम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो चेतना क्या है? चेतना एक प्रकार की जागरूक अवस्था है। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद हम आते हैं अब इसके मेन टॉपिक पर, जो कि उन्होंने बताया कि विषय वस्तु के बारे में, कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होगी वो होगा चेतना की अनुभूति। चेतना की अनुभूति यानी आप जिस मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपके आसपास में अभी आप मुझे सुन रहे हो सकता है आपके बगल में शोर हो रहा हो या टीवी चल रहा हो, तो उसकी आवाजें भी आपके दिमाग तक जा रही हैं, आपके कानों तक जा रही हैं और कानों से दिमाग तक जा रही हैं। तो उसके प्रति आपका क्या एक्सपीरियंस है? और ये सारी चीजें इन्होंने सब्जेक्ट मैटर बताया। इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति, हम चेतन अवस्था में रहकर, मतलब हम जागरूक अवस्था में रहकर जो भी चीजों का अनुभव करते हैं अपने आसपास के वातावरण में, हम अपने आसपास के वातावरण में जागरूक अवस्था में रहकर जिन भी चीजों का अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने बताया कि वो चेतना में, वो चेतना की अनुभूति है वो, और वही मनोविज्ञान की विषय वस्तु भी है। यानी एक लाइन में हम कह सकते हैं कि संरचनावाद ने यह माना कि जो मनोविज्ञान की, संरचनावाद में माना कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होगी वो होगी चेतना की अनुभूति। और चेतना की अनुभूति का हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारी चेतना में कैसे अनुभूति हो रही है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है? तो इसके लिए एडवर्ड टिश्नर और विलियम वुंट ने मिलकर एक मेथड तैयार किया जिसको इन्होंने नाम दिया आत्मनिरीक्षण विधि या आत्मनिरीक्षण विधि, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, या इसका एक और भी नाम है, इसे हम कहते हैं अंतःनिरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब ये विधि क्या थी, इस पर एक बार ध्यान देते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि यानी आत्म मतलब सेल्फ या हम स्वयं, अब निरीक्षण मतलब उसको देखना, निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, यानी हम स्वयं को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम स्वयं को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? स्वयं को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने इस मेथड को तैयार किया, और इस मेथड में एक खास बात यह थी कि इस मेथड को करने से पहले एक प्रशिक्षण दाता के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था कि कैसे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बिकॉज इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, क्योंकि एक पर्सन, जिससे मैं भी आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में बताइए कुछ, तो मैंने इसका अपनी क्लास में एक बार पूछा भी था, तो जैसे मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप अपने बारे में बताएं। अब स्टूडेंट्स अपने बारे में
ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वर्ड्स बता पाए। 4 से 5 लाइनों में ही मेन वर्ड्स में उन्होंने क्या किया, अपनी बात खत्म कर दी। तो क्या अब उनको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर कैसी फीलिंग्स है और हम अपने बारे में क्या क्या बता सकते हैं। उसके बाद जब मैंने उनसे बताया कि अच्छा इस एरिया में बताइए, एजुकेशन के एरिया में, अच्छा आप इमोशंस के एरिया में बताइए, आप मोटिवेशंस के एरिया में बताइए कि आप हेल्पफुल नेचर के बारे में बताइए, क्या आप हेल्प करते हैं दूसरों की। तब उनको लगा कि हाँ नहीं सर ये तो हम करते हैं, ये भी हम करते हैं, ये भी हम करते हैं। तो उनके फिर नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले गए। तो बात ये है यहाँ पर कि जो आत्मनिरीक्षण है, आत्मनिरीक्षण कई बार हम सेल्फ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में बताएंगे तो ज्यादातर बात आप अच्छी ही बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम लोग अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छी चीजें बताते हैं। और इससे क्या होता है कि उनका जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो उनका एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए, जो उनके अंदर की वास्तविक फीलिंग है, जो वास्तविक अनुभूति है, उसका पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ज्यादातर बार वो अपनी फीलिंग्स को छुपा ले जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो विधि थी, ये उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये इसको बनाया गया, इस विधि का निर्माण किया इन लोगों ने, उस टाइम पर ये थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इस विधि को उतनी मान्यता नहीं प्राप्त हुई। और इस विधि को ही छोड़िए, संरचनावाद की इस परिभाषा को या इनकी विषय वस्तु को भी नकार दिया गया। इसके पीछे कुछ कारण थे कि क्यों संरचनावाद की परिभाषा को या संरचनावाद के जो विषय वस्तु था उसको क्यों नकारा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो लक्ष्य था, इसके पीछे 3 मेन कारण थे। 3 मेन कारण में इनका जो लक्ष्य था वो बहुत सीमित था। मतलब एक सीमित लक्ष्य में कि हमें बस एक्सपीरियंस को ही देखना है, चेतना की अनुभूति को देखना है, हमें सेल्फ को ऑब्जर्व करना है, बस एक सेल्फ तक ही सिमट कर रह गया। जबकि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में जो बाद में परिभाषा आई वो क्या थी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पे केवल किसकी बात की जाती है? केवल एक्सपीरियंस की बात की जाती है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मेंटल, हमारे मानसिक संगठन से संबंधित, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा था इसमें कि इसमें व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा की गई। व्यवहारिक पक्ष यानी ऑब्जर्व, जो हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट है, हमारे एक प्राणी के व्यवहार, प्राणी के अंदर जो उसका मेन एक हम कह सकते हैं कि अंग है, वो है उसका व्यवहारिक पक्ष। उसका व्यवहारिक पक्ष आप मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे बिहेवियर को ही देख रहे हैं, आप मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं, आप मेरे बोलने के स्टाइल को देख रहे हैं, मेरे हाथों के स्टाइल को देख रहे हैं। तो क्या ये मेरा बिहेवियर है? तो इस संरचनावाद के सब्जेक्ट मैटर या संरचनावाद में क्या किया गया कि उन्होंने इस पक्ष पर एकदम ध्यान ही नहीं दिया। व्यवहारिक पक्ष पर उन्होंने एकदम ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने क्या बता दिया कि संरचनावाद की विषय वस्तु क्या है? केवल चेतना की अनुभूति है। अब चेतना की अनुभूति क्यों हो रही है? मान लीजिए मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, तो थप्पड़ क्या व्यवहार था? नहीं है। और उस व्यवहार में आप अवेयर हुए, उस थप्पड़ के प्रति आप अवेयर हैं, चेतना में है, और चेतना आपको अनुभूति हुई। लेकिन वो अनुभूति हुई कैसे? व्यवहार की वजह से ही हुई ना। अगर वो व्यवहार ही ना होता तो आपको अनुभूति कैसे होती? तो इस चीज में ये देखा गया कि इन्होंने दोनों चीजों को मिला के नहीं चल पाए। व्यवहार को इन्होंने इग्नोर कर दिया, और व्यवहार मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, इसी वजह से इसकी आलोचना हुई। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ आंकड़ों की कमी थी। वस्तुनिष्ठ आंकड़े कैसे? कि जो एक एम्पिरिकल डेटा होता है, हम आपसे पूछते हैं कि एक जैसे बाकी साइंस है, बाकी जो साइंस है उसमें क्या होता है कि मान लो हमें लंबाई मापनी है, मान लो इसकी लंबाई देखनी है, तो इसमें बता दिया जाएगा कि ये कितना होगा, ये बता सकते हैं 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के आसपास में होगा। 10 सेंटीमीटर यानी वस्तुअल, वस्तुनिष्ठ है, फैक्ट है, इसमें मतलब फैक्चुअल है ये, कि इसमें बताया गया कि ये 15 सेंटीमीटर का होगा। तो यानी एक एग्जैक्ट अमाउंट, एक एग्जैक्ट लंबाई इसकी बताई गई वस्तुनिष्ठ तरीके से,
जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से। लेकिन जो अनुभूति है, अनुभूति को हम कैसे बता देंगे कि हाँ इतनी अनुभूति हो रही है, चेतना की मुझे इतनी अनुभूति हुई या इतनी नहीं हुई, उसको तो हम माप नहीं सकते। बिहेवियर को तो फिर भी एक बार हम देख सकते हैं, बिहेवियर को तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन चेतना की अनुभूति को कैसे हम मापेंगे। तो ये जो 3 रीजन थे, सीमित लक्ष्य, मतलब उनका लक्ष्य था वो बहुत ज्यादा सीमित था। दूसरा कि उसमें जो व्यवहारिक पक्ष था उसको इग्नोर किया गया। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर कि वस्तुनिष्ठता की कमी थी। ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से संरचनावाद फेल हो गया, और संरचनावाद के अंतर्गत जो एक विधि बताई गई थी वो विधि भी यहाँ पर फेल हो गई। तो एक बार हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रकार्यवाद पर। संरचनावाद जिसके संस्थापक विलियम वुंट के एडवर्ड टिश्नर थे, विलियम वुंट जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी के भी जनक के रूप में जाना जाता है। तो विलियम वुंट का जो इंटरेस्ट था या जो अध्ययन का एरिया था वो था मानव के मस्तिष्क की संरचना, यानी इन्होंने ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर पर अध्ययन किया था, उसकी स्टडी की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी जो काफी फेमस रही। पहली बुक थी कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सेंसरी परसेप्शन, और दूसरी बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसके साथ साथ इन्होंने ये 1871 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे, और वहीं पर इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी खोली। उसके बाद इनके एक शिष्य थे एडवर्ड टिश्नर, जो इनके अंडर में काफी टाइम तक काम किए, और उन्होंने ही संरचनावाद की स्थापना की। संरचनावाद जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो चेतना की अनुभूति है, यानी फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। फिर इस चीज को मापने के लिए उन्होंने विधि भी बताई, और उस विधि को हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतःनिरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। बट इस विधि में कुछ कमियां थी जिसके वजह से ये विधि भी फेल हुई, और इस संरचनावाद के भी जो टॉपिक सब्जेक्ट मैटर बताया गया उसमें भी कुछ कमियां थी। उन कमियों की वजह से संरचनावाद को नकार दिया गया। तो जो कमियां थी उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहली कमी थी सीमित लक्ष्य, इनका जो एरिया था वो काफी छोटा था। उसके साथ साथ इन्होंने व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना की, व्यवहारिक पक्ष को इन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब जो बिहेवियर एस्पेक्ट था ह्यूमन का या एक जीव का कह सकते हैं, एक प्राणी का एक या ऑर्गेनिज्म का, वो इन्होंने इग्नोर कर दिया। और थर्ड पॉइंट था कि इनमें वस्तुनिष्ठता की कमी थी। इन तीनों रीजन्स की वजह से संरचनावाद फेल हो गया। तात्कालिक कुछ समय तक इसकी प्रसिद्धि रही, लेकिन उसके बाद ये फेल हो गया। और इसके अपोजिट में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई। प्रकार्यवाद जिसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की अनुभूति न होकर चेतना की उपयोगिता बताई गई। तो हम उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा अगला संप्रदाय है प्रकार्यवाद, जिसकी स्थापना संरचनावाद के अगेंस्ट में की गई, और इसमें बताया गया कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो चेतना की अनुभूति न होकर चेतना की उपयोगिता है। इसके पहले हम देखते हैं विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स जिन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी, जो कि 1890 में पब्लिश हुई, और इस बुक में इन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो चेतना की उपयोगिता होनी चाहिए, चेतना की उपयोगिता होनी चाहिए, ना कि चेतना की अनुभूति। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की वस्तु विषय वस्तु चेतना की उपयोगिता को इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताया। और इसके साथ साथ ये बताया कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों कार्य करती है और कैसे कार्य करती है। मतलब चेतना यानी जो हमारा अवेयरनेस है, यानी हम किसी वस्तु के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम क्यों जागरूक हैं। मान लीजिए आप मेरे प्रति
इस समय चेतन अवस्था में है, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मेरी बातों को सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की उपयोगिता होनी चाहिए। अब ये इनका विचार था और इनके विचार से काफी लोग प्रभावित हुए, जिसमें से कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिनमें प्रमुख थे जॉन डेवी, जे.आर. एंजल और एच.आर. कार, उसके साथ साथ ई.एल. थॉर्नडाइक। ये चारों मनोवैज्ञानिक इनके विचारों से काफी प्रभावित हुए और इनके विचारों को लेकर ही इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, एक स्कूल की स्थापना की, जिसे हम प्रकारवाद के नाम से जानते हैं। तो प्रकारवाद के जो वास्तविक संस्थापक देखा जाएगा तो उसमें विलियम जेम्स को माना जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के विचारों को लेकर इस स्कूल की या इस संप्रदाय की स्थापना की गई। लेकिन अगर हम वैसे पूछेंगे एग्जाम में, अगर विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं आता है तो वहां पे ये सब लोग प्रकारवाद के जनक के रूप में माने जाएंगे, इसके संस्थापक माने जाएंगे। क्योंकि जो विलियम जेम्स ने अपनी बुक में जो बताया उन्होंने केवल में विचार दिया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने केवल उसका विचार दिया था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की उपयोगिता होनी चाहिए। लेकिन उनके इस विचार को लेकर एक संप्रदाय की स्थापना या एक स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई, वो इन चारों के द्वारा की गई, जिनमें जॉन डेवी, जे.आर. एंजल, ई.एल. थॉर्नडाइक और एच.आर. कार प्रमुख थे। और इन्होंने इस स्कूल की स्थापना या संप्रदाय की स्थापना कहां पर की, अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में। शिकागो यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रकारवाद की स्थापना की, जिसका मेन लक्ष्य था यह बताना कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की अनुभूति ना होकर चेतना की उपयोगिता है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि चेतना क्यों कार्य करती है और कैसे कार्य करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि मनोविज्ञान का संबंध प्रक्रिया से होता है। वही चीज है कि क्यों कार्य करती है और कैसे कार्य करती है, तो यह एक प्रक्रिया है। मतलब वो प्रक्रिया क्या है, वो चीज जानना ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्यवहारवाद और उसके साथ साथ गेस्टाल्ट और मनोविश्लेषण। ये तीनों हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।